नमस्कार बच्चों, मैं दिवाकर उपाध्याय, उच्च माध्यमिक शिक्षक। आज आपको बैंक समाधान विवरण के बारे में बताऊंगा। बच्चों, पूर्व में हमने बैंक समाधान विवरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व और कारणों का अध्ययन किया था। तो जो बैंक समाधान विवरण बनाने के कारण थे या रोकड़ बही के शेष और पासबुक में शेष में अंतर के जो कारण थे, उनमें से ए बिंदु को समझा था। अब हमारे सामने आते हैं बी बिंदु, ऐसे व्यवहार जो पासबुक में तो लिखे गए किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। अर्थात इसका ये अर्थ होता है कि बैंक के द्वारा लेन देनों को पासबुक में एंटर किया गया, परंतु व्यापारी को उन लेन देनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए व्यापारी उन लेन देन को रोकड़ बही में नहीं लिख पाया। तो वो कौन कौन से बिंदु हैं, इन बिंदुओं को हम देखेंगे। नंबर 1, बैंक द्वारा लगाया गया ब्याज, व्यय, कमीशन आदि। दूसरा बिंदु है बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज। तीसरा बिंदु बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज, लाभांश आदि। चौथा बिंदु बैंक द्वारा किए गए सीधे भुगतान। पांचवा बिंदु ग्राहकों द्वारा सीधे बैंक में जमा किए गए भुगतान। अगला बिंदु बैंक से भुनाए गए बिलों का अनादर। तो बी पॉइंट जैसा कि स्पष्ट है, ऐसे व्यवहार जो पासबुक में लिखे गए किंतु रोकड़ बही में नहीं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पासबुक में व्यवहारों का लेखा कौन करता है? बैंक। व्यापारी द्वारा या अन्य पक्षों द्वारा व्यापारी के साथ जो भी लेन देन किए जाते हैं, उन लेन देनों को बैंक द्वारा पासबुक में लिख लिया जाता है, किंतु व्यापारी को इन लेन देनों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती, तो उन लेन देनों का लेखा रोकड़ बही में नहीं हो पाता। ये बिंदु पुनः मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। नंबर 1, बैंक द्वारा लगाया गया ब्याज, व्यय, कमीशन आदि। दूसरा बिंदु बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज। तीसरा बिंदु बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज, लाभांश आदि। चौथा बिंदु बैंक द्वारा किए गए सीधे भुगतान। पांचवा बिंदु ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा किए गए भुगतान। छठा बिंदु बैंक से भुनाए गए बिलों का अनादर। तो बी व्यवहार में हमने 6 बिंदु लिए हैं। अब इन बिंदुओं को हम विवरण के हिसाब से देखेंगे। एक एक बिंदु को मैं आपको समझाता जाऊंगा। पहला बिंदु, फिर से हम हेडलाइन को लेते हैं, बी पॉइंट, ऐसे व्यवहार जो पासबुक में लिखे गए हैं किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। पहला बिंदु, बैंक द्वारा लगाया गया ब्याज, व्यय, कमीशन आदि। बैंक द्वारा व्यापारी को अधिविकर्ष की सुविधा दी जाती है, अर्थात बैंक व्यापारी को यह सुविधा प्रदान करता है कि व्यापारी का जितना धन बैंक में जमा है, वह उससे अधिक धन का व्यापारिक कार्यों में प्रयोग कर सकता है। अर्थात बैंक द्वारा व्यापारी की एक लिमिट बनाई जाती है कि व्यापारी द्वारा किस लिमिट तक अपने जमा धन से अधिक धन का व्यापारिक कार्यों में उपयोग किया गया है। इसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। जब बैंक व्यापारी को उधार धन की प्रदान करता है, तो बैंक व्यापारी के ऊपर ब्याज लगाता है, तथा बैंक द्वारा व्यापारी के लिए
विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बैंक अपनी सेवाओं के ऊपर व्यापारी के से व्यय लेता है तथा व्यापारी से कमीशन लेता है। तो पासबुक में शेष कम हो जाता है जो रोकड़ बही से मिलान नहीं होता। अर्थात क्या होता है, जब बैंक द्वारा व्यापारी के ऊपर अधिक कर्ज पर ब्याज लगाया जाता है, सेवाओं पर व्यय तथा कमीशन लगाया जाता है, तो बैंक व्यापारी के खाते में उतनी रकम डेबिट कर देता है। अर्थात व्यापारी के नाम पर रकम डेबिट कर दी जाती है, व्यापारी के खाते में से पैसा कम हो जाता है पासबुक में, और इस कारण से पासबुक में तो शेष कम हो गया, लेकिन इनका लेखा रोकड़ बही में नहीं है, तो रोकड़ बही का शेष बैंक के पासबुक के शेष से कम हो जाता है। तो ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज। जिस प्रकार बैंक व्यापारी को उधार धन देने के बदले में ब्याज लेता है, उसी प्रकार व्यापारी द्वारा जो धन बैंक में जमा किया जाता है, उस जमा धन पर बैंक व्यापारी को ब्याज प्रदान करता है। तो जब बैंक व्यापारी के जमा धन पर ब्याज देता है, तो पासबुक में ब्याज जमा कर दिया जाता है, व्यापारी के खाते में रकम ब्याज की जमा कर दी जाती है। इससे पासबुक का शेष बढ़ जाता है और रोकड़ बही का शेष कम हो जाता है। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु, बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज लाभांश आदि। जब बैंक द्वारा व्यापारी के ब्याज लाभांश आदि का संग्रह कर व्यापारी के खाते में जमा किया जाता है, तो पासबुक का शेष अधिक हो जाता है और रोकड़ बही का शेष कम हो जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि व्यापारी के खाते में ब्याज और लाभांश का संग्रह बैंक क्यों करेगा? बैंक व्यापारी और ग्राहकों को ये सुविधा प्रदान करता है कि व्यापारी ने जहां जहां विनियोग किया है, जहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से व्यापारी को स्वयं ब्याज और लाभांश आदि संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती। व्यापारी बैंक को ये अथॉरिटी दे देता है, अधिकृत कर देता है कि हमारे द्वारा जिन जिन स्थानों पर विनियोग किए गए हैं, उन विनियोगों से प्राप्त होने वाले ब्याज और लाभांश आदि को आप कलेक्ट करके, संग्रह करके, एकत्रित करके हमारे खाते में जमा कर दें। तो बैंक द्वारा जब व्यापारी का ब्याज और लाभांश आदि को एकत्रित कर, कलेक्ट करके व्यापारी के खाते में जमा कर दिया जाता है, तो पासबुक का शेष अधिक हो जाता है और इसकी जानकारी व्यापारी को नहीं है, तो इनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं होती, इसलिए रोकड़ बही का शेष कम हो जाता है। अगला बिंदु है बैंक द्वारा किए गए सीधे भुगतान। व्यापारी द्वारा अपने बैंक को ये अधिकृत किया जाता है, ये अथॉरिटी दी जाती है कि उसके ग्राहकों को व्यापारी स्वयं भुगतान नहीं करेगा। जिन पक्षों से लेन देन करना है, जिन पक्षों को भुगतान करना है, वो भुगतान बैंक के द्वारा किए जाएंगे। ये सुविधा कौन? बैंक द्वारा ग्राहक को या व्यापारी को दी जाती है कि आप अपने ग्राहकों को या आपके साथ जो लेन देन करने वाले पक्ष हैं, आप स्वयं भुगतान न करें, उनका भुगतान बैंक के द्वारा किया जा सकता है। तो जब बैंक व्यापारी के ग्राहकों को सीधे भुगतान कर देता है, तो सीधे भुगतान करने से पासबुक में शेष कम हो जाता है, क्योंकि पासबुक में उतनी रकम डेबिट कर दी जाती है जो भुगतान किया गया। इससे पासबुक का शेष कम हो जाता है और व्यापारी को सीधे भुगतानों का
पता ही नहीं चलता, तो उनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में रोकड़ बही का शेष अधिक होता है। ग्राहकों द्वारा सीधे बैंक में जमा किए गए भुगतान। व्यापारी अपने बैंक को सीधे भुगतान करने की मतलब अधिकृत भी करता है, सीधा भुगतान करने के लिए अथॉरिटी देता है, और ग्राहकों को भी यह सुविधा देता है कि आप हमें भुगतान न करके सीधे हमारे बैंक खाते में भुगतान कर सकते हैं। तो जब ग्राहकों द्वारा व्यापारी के बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाते हैं तो पासबुक का शेष अधिक हो जाता है और रोकड़ बही का शेष कम हो जाता है। क्या होता है, जो व्यापारी के ग्राहक हैं वो ग्राहक व्यापारी के बैंक खाते में रकम का भुगतान कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक उन भुगतानों की रकम को व्यापारी के खाते में जमा कर देता है। तो व्यापारी के खाते में जमा करने से व्यापारी की पासबुक का शेष अधिक हो जाता है, और इन भुगतानों की जानकारी व्यापारी को ना होने पर रोकड़ बही में उनका लेखा नहीं होता है, जिससे रोकड़ बही का शेष कम हो जाता है। आपने देखा कि रोकड़ बही और पासबुक के शेषों में अंतर के कौन कौन से कारण। अब अंतर के कारणों के पश्चात हम बैंक समाधान विवरण बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। बैंक समाधान विवरण किस प्रकार बनाया जाता है, इनके लिए कौन कौन सी विधियों, कौन कौन सी रीतियों का प्रयोग किया जाता है। बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए दो विधियां प्रचलित हैं। इन विधियों को हमने दो भागों में ए और बी भाग में बांट लिया है। पहला पॉइंट है रोकड़ बही के शेष को आधार मानकर। रोकड़ बही किसकी होती है, व्यापारी। तो हम व्यापारी की रोकड़ बही का शेष देखकर शेष को आधार मान करके हम बैंक समाधान विवरण का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, पासबुक के शेष को आधार मानकर। अब हम सबसे पहले रोकड़ बही के शेष को आधार मानेंगे। तो ए बिंदु रोकड़ बही के शेष। रोकड़ बही के शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण निम्न प्रकार बनाया जाता है। पहला बिंदु, जब रोकड़ बही का डेबिट शेष हो। दूसरा बिंदु, जब रोकड़ बही का क्रेडिट शेष हो। रोकड़ बही के शेष की दशा में हम सबसे पहले देखेंगे रोकड़ बही का डेबिट शेष होने पर, उसके बाद देखेंगे रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होने पर। बैंक समाधान विवरण बनाना बहुत ही कठिन नहीं है। बैंक समाधान विवरण मदों पर आधारित है। जब व्यापारी की रोकड़ बही का डेबिट शेष होता है तो हम कुछ मदों को जोड़ते हैं, कुछ मदों को घटाते हैं। तो हम इन मदों को विवरणवार देखेंगे। रोकड़ बही का डेबिट शेष होने पर बैंक समाधान विवरण अग्र प्रकार बनेगा। तो रोकड़ बही का डेबिट शेष होने पर हम सबसे पहले जोड़ने वाले बिंदु देखेंगे। पहला बिंदु, चेक निर्गमित किए गए पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। इसको हम इंग्लिश में भी समझते जाते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। व्यापारी द्वारा
जब ग्राहकों को चेक निर्गमित किए जाएं और ग्राहक उन चेकों को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं करता तो डेबिट शेष होने की दशा में से जोड़ा जाता है। दूसरा बिंदु है बैंक ने ब्याज जमा किया। रोकड़ बही का डेबिट शेष होने की दशा में यदि बैंक ग्राहक के खाते में ब्याज जमा करता है तो इस बिंदु को भी हमारे द्वारा डेबिट शेष होने पर जोड़ा जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने ब्याज जमा किया। तीसरा बिंदु बैंक द्वारा संग्रहित बिल, लाभांश आदि। बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में जो बिल, ब्याज, लाभांश आदि एकत्रित करके खाते में जमा करता है तो ऐसी दशा में हम डेबिट शेष होने पर उसे जोड़ते हैं। चौथा बिंदु ग्राहकों द्वारा सीधे बैंक में जमा राशि। यदि ग्राहकों द्वारा सीधे व्यापारी या ग्राहक के खाते में राशि जमा की गई है तो उसको डेबिट शेष होने की दशा में जोड़ा जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इन आवर बैंक। पांचवा बिंदु चेक बैंक में जमा, संग्रह हो गया पर रोकड़ बही में लिखा नहीं हुआ। व्यापारी द्वारा चेक बैंक में जमा किया गया और चेक बैंक में जमा होने के पश्चात बैंक ने उतनी राशि एकत्रित करके व्यापारी के खाते में जमा कर दी है, लेकिन इसका अभी तक रोकड़ बही में लिखा नहीं हुआ। ऐसी दशा में डेबिट शेष होने पर चेक बैंक में जमा पर संग्रह हो गया और रोकड़ बही में लिखा नहीं हुआ तो इसको जोड़ा जाएगा। छठवां पॉइंट चेक निर्गमित जिसका अनावरण हो गया। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को चेक निर्गमित किया गया और चेक का अनावरण हो गया तो अनावरण की दशा में हमें इसको जोड़ना। अब इसके बाद घटाई। पहला बिंदु चेक संग्रह हेतु बैंक में जमा पर संग्रह नहीं। व्यापारी द्वारा चेकों को संग्रह हेतु कलेक्शन के लिए बैंक में जमा किया गया, लेकिन अभी तक बैंक द्वारा उस चेक का संग्रह नहीं किया गया, उस चेक की रकम कलेक्ट करके खाते में जमा नहीं की गई तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो ये पॉइंट हमारे द्वारा डेबिट शेष होने की दशा में घटाया जाएगा। दूसरा बैंक द्वारा लिया गया व्यय, ब्याज, कमीशन आदि। बैंक द्वारा जो ब्याज, व्यय और कमीशन व्यापारी के ऊपर लगाया जाता है उसको हम डेबिट शेष होने की दशा में घटाएंगे। तीसरा बैंक द्वारा किए गए सीधे भुगतान। यदि बैंक द्वारा कुछ ग्राहकों को व्यापारी के द्वारा अधिकृत किए जाने पर यदि सीधे भुगतान किए जाते हैं तो इन भुगतानों को डेबिट शेष होने की दशा में घटाया जाएगा। चौथा बिंदु चेक रोकड़ बही में लिखा गया पर बैंक में जमा करना भूल गए। चेक रोकड़ बही में तो लिख लिया गया पर हम उसे बैंक में जमा करना भूल गए हैं तो ऐसी स्थिति में हम डेबिट शेष होने की दशा में से घटाएंगे। रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होने की दशा। पहला बिंदु था रोकड़ बही का डेबिट शेष। अब दूसरा बिंदु है रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होने पर। जब रोकड़ बही का क्रेडिट शेष हो तो बैंक समाधान विवरण बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला और दूसरा, दो बिंदु है मात्र। आपको रोकड़ बही के डेबिट शेष की मदों को ध्यान में रखना है कि कौन सी मदें जोड़ी थी, कौन सी मदें घटी थी। बस उन्हीं मदों को हमें ऊपर नीचे करना है जिससे बैंक समाधान विवरण क्रेडिट शेष होने की दशा में आसानी से बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब रोकड़ बही का क्रेडिट शेष हो
तो बैंक समाधान विवरण बनाते समय दो बातें ध्यान रखना। पहला, रोकड़ बही का डेबिट शेष होने पर जो मदें जोड़ी जाती थी उन मदों को रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होने पर घटाया जाएगा। मतलब डेबिट शेष होने की जो जोड़ने वाली मदें थी उन समस्त मदों को हमें स्मरण करके क्रेडिट शेष होने की दशा में घटाना है। जैसे चेक निर्गमित हुआ पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज, बैंक द्वारा संग्रहित बिल एवं लाभांश आदि, ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा की गई राशि, इनको हम घटाएंगे। और जो मदें, दूसरे बिंदु में रोकड़ बही का डेबिट शेष होने पर जो मदें घटाई जाती थी उन मदों को जोड़ा जाएगा। सिंपल सा बिंदु है। रोकड़ बही के डेबिट शेष में हमने घटाया था चेक बैंक में जमा पर संग्रह नहीं, बैंक द्वारा लगाया गया ब्याज, व्यय, कमीशन आदि, बैंक द्वारा किए गए सीधे भुगतान। तो इन बिंदुओं को हम याद करके, और हमारे पास बिंदु लिखे भी हुए हैं तो उनको ध्यानपूर्वक हमें याद करके उन मदों को घटाना है। अब हमारे सामने बी पॉइंट आता है पासबुक का शेष होने पर। अभी तक हमने रोकड़ बही का शेष देखा था, तो रोकड़ बही के शेष को दो पॉइंटों में बांटा, रोकड़ बही का डेबिट शेष होने पर, रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होने पर। इसी प्रकार पासबुक का शेष होने पर हमको सबसे पहले देखना है पहला बिंदु, पासबुक का क्रेडिट शेष होने पर। जब पासबुक का क्रेडिट शेष होता है तो कौन कौन से बिंदु जोड़ना है। नंबर 1, चेक बैंक में संग्रह हेतु जमा किए पर संग्रह नहीं हुआ। चेक बैंक में तो जमा हो गए पर अभी तक खाते में रकम जमा नहीं की गई, संग्रह नहीं हुआ, एकत्रित नहीं हुआ। दूसरा, बैंक ने व्यय लगाया, बैंक द्वारा अपनी सेवाओं पर जो व्यय लगाया जाता है उस व्यय को भी हम क्रेडिट शेष होने की दशा में जोड़ेंगे। तीसरा बिंदु, बैंक ने ब्याज, कमीशन लगाया, बैंक द्वारा अधिविकर्ष पर लगाया गया ब्याज और सेवाओं पर लगाया गया कमीशन, ये भी पासबुक के क्रेडिट शेष होने की दशा में जोड़ा जाएगा। चौथा बिंदु, बैंक द्वारा किए गए सीधे भुगतान, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जो सीधे भुगतान किए जाते हैं, जो व्यापारी द्वारा अधिकृत भुगतान होते हैं, उन भुगतानों को भी हम पासबुक के क्रेडिट शेष होने की दिशा में जोड़ेंगे। पांचवा बिंदु, चेक रोकड़ बही में लिखे गए पर बैंक में जमा नहीं किए गए। चेक रोकड़ बही में लिखे गए अर्थात जो चेक व्यापारी को भुगतान में प्राप्त हुए हैं वह उन्हें पहले रोकड़ बही में लिखता है फिर बैंक में जमा करता है। लेकिन यहाँ पर चेक रोकड़ बही में तो लिखे गए पर हम उन्हें बैंक में जमा करना भूल गए हैं, तो ऐसी चेकों को हम जोड़ेंगे। अब हमारे सामने आती हैं घटाइए वाले बिंदु। पहला बिंदु, चेक निर्गमित किए गए पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। दूसरा बिंदु, बैंक ने ब्याज जमा किया। तीसरा बिंदु, बैंक द्वारा संग्रहित बिल एवं लाभांश आदि। चौथा, ग्राहकों द्वारा सीधे बैंक में जमा की गई राशि। पांचवा बिंदु, चेक बैंक में जमा जिसका संग्रह हो गया पर रोकड़ बही में लिखा नहीं किया गया। छठा बिंदु, निर्गमित चेक जिसका अनादरण हो गया। तो ये हमने पासबुक के क्रेडिट शेष होने की मदद देखी। अब पासबुक के डेबिट शेष होने पर, जब पासबुक का डेबिट शेष हो तो ध्यान रखने योग्य बिंदु, जो मदें क्रेडिट शेष में जोड़ी जाती थी वह मदें पासबुक के डेबिट शेष में हमें घटाना है, पहला बिंदु। दूसरा, जो मदें पासबुक के क्रेडिट शेष में घटाई जाती थी उन मदों को पासबुक के डेबिट शेष में जोड़ा जाएगा। ये हम तब कर सकते हैं जब हमें मदें याद होंगी कि पासबुक का क्रेडिट शेष होने पर किन मदों को जोड़ना है और किन मदों को हमें घटाना है। अब बच्चों, इन मदों को हम प्रश्नों में समझेंगे। हमारे सामने
कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ प्रश्न हैं सवाल के रूप में, उनको हम आपको समझाते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2016 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। पहला बिंदु, रोकड़ पुस्तक में 7,500 रुपए का डेबिट शेष था, पासबुक के शेष से मिलान करने पर ज्ञात हुआ। दूसरा बिंदु, 1,200 रुपए के चेक संग्रह हेतु बैंक में जमा किए पर संग्रह नहीं हुआ। तीसरा बिंदु, 2,600 रुपए के चेक निर्गमित किए पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं। चौथा बिंदु, बैंक ने ब्याज जमा किया 125 रुपए। पांचवा बिंदु, बैंक ने व्यय लगाया 25 रुपए। अब हमारे सामने ये जो प्रश्न है रोकड़ बही के डेबिट शेष की दशा में है। तो रोकड़ बही के डेबिट शेष की मदों को हमें स्मरण करके ये देखना है कि किन मदों को हमें जोड़ना है और किन मदों को हमें घटाना है। तो इस प्रश्न का हल आपके सामने, सबसे ऊपर हम विवरण का नाम लिखेंगे, बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो हमने सबसे पहले ऊपर विवरण का नाम लिखा, बैंक समाधान विवरण, और ये विवरण जिस तिथि को बनाया जाता है वह तिथि मतलब विवरण के नीचे लिखी जाती है। तो ये तिथि है 31 मार्च 2016। अब हमें बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए कॉलम खींचना है। तो पहला कॉलम विवरण का होगा, दूसरा कॉलम रकम विस्तार का होगा और तीसरा कॉलम शुद्ध रकम का होगा। तो सबसे पहले हम पहले बिंदु में रोकड़ पुस्तक के अनुसार कौन सा शेष था उसका लेखा करेंगे। तो हमने लिखा विवरण के कॉलम में रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। अब इस बात का ध्यान रखना है, कोई सा भी शेष हो, रोकड़ बही के अनुसार हो या पासबुक के अनुसार हो, डेबिट शेष हो या क्रेडिट शेष हो, हमें शुद्ध रकम के कॉलम में दर्शाना है। रकम विस्तार में शेष को नहीं लिखा जाएगा। तो रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष है हमारा 7,500 रुपए। अब हमारे सामने दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बिंदु है। इनमें से हमें ये देखना है कौन सा बिंदु जुड़ेगा, कौन सा घटेगा। रोकड़ पुस्तक का डेबिट शेष है, इसलिए पहला बिंदु 1,200 रुपए के चेक संग्रह हेतु बैंक में जमा पर संग्रह नहीं हुआ, ये पॉइंट जुड़ेगा नहीं, ये पॉइंट घटने में जाएगा। जुड़ने वाला तीसरा बिंदु है 2,600 रुपए के चेक निर्गमित किए पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं। तो हमने विवरण के कॉलम में लिखा जोड़िए पहला बिंदु। अब यहाँ पर सवाल में तीसरा है, लेकिन जोड़ने में हम उसे नंबर 1 देंगे। तो चेक निर्गमित किए पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, और रकम विस्तार में रकम आएगी 2,600 रुपए। चौथा बिंदु, बैंक ने ब्याज जमा किया। बैंक ने ब्याज जमा किया व्यापारी के खाते में, तो यह बिंदु भी जुड़ेगा। दूसरा, बैंक ने ब्याज जमा किया 125 रुपए। अब चेक निर्गमित किए पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, बैंक ने ब्याज जमा किया। दोनों बिंदुओं की रकम है, पहले की 2,600 और दूसरे की 125, तो कुल हो गए 2,725, और इनको 7,500 में हमने जोड़ दिया तो टोटल हो गया 10,225। इसके बाद घटाइए दूसरा बिंदु, चेक बैंक में जमा पर संग्रह नहीं, रकम है 1,200। दूसरा बिंदु, पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष 25 रुपए, बैंक ने व्यय लगाया। तो बैंक ने व्यय लगाया 25 रुपए, तो हो गए 1,225। अब इस रकम को 10,225 में से घटाने पर हमारे पास 9,000 रुपए का शेष बचा। ये पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष निकल आया। अब रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होने पर बैंक समाधान विवरण 31 दिसंबर 16 को बनाना है। तो हमने लिखा बैंक समाधान विवरण 31 दिसंबर 2016 को रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष, जिसे हम अधिविकर्ष कहेंगे। तो इसमें हमारे पास 6 बिंदु हैं। पहला बिंदु क्रेडिट शेष का हो गया, दूसरा बिंदु अधिविकर्ष पर बैंक ने ब्याज लिया, तो ये बिंदु क्रेडिट शेष होने की दशा में जोड़ा जाएगा। बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लिया 160, बैंक ने व्यय लगाया, ये बिंदु भी जोड़ा जाएगा 70 रुपए। इसके बाद तीसरा बिंदु है, चौथा बिंदु ग्राहकों
को चेक निर्गमित पर भुगतान नहीं हुआ, ये घटने में जाएगा। 5वां बिंदु, बैंक में चेक जमा किए पर संग्रह नहीं, ये बिंदु जुड़ने में लेंगे। चेक बैंक में जमा पर संग्रह नहीं। और चौथा बिंदु, बट्टे पर बिल भुनाया जिसका अनादरण हो गया। बट्टे पर बिल भुनाया जिसका अनादरण हो गया 600 रुपये, और चारों को जोड़ दिया तो कुल टोटल हो गया 3040, और 7190 में 3040 जोड़ने पर टोटल हो गया 10230। अब घटाने वाले बिंदु है। पहला बिंदु, तो चेक निर्गमित पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, ये रकम है 1270 रुपये, और 1270 रुपये घटाने पर हमारा शेष बच रहा है 8960। ये पासबुक के अनुसार डेबिट शेष निकल आया। ये हमने पासबुक के अनुसार डेबिट शेष, रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष होने पर पासबुक के अनुसार डेबिट शेष ज्ञात किया। बच्चों, ये हमारी दोनों विधियां हो गई। धन्यवाद।